हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज दोस्तों हम लोग टॉप 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे पिछले एक साल में आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उन प्रश्नों के बारे में। तो बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है और इस सीरीज को प्ले में ऐड कर दिया गया। तो जो लोग नए हैं या मैं कहूँ कि एक साल से करंट अफेयर को नहीं पढ़ पाया है, किसी वजह से भूल गए हैं, तो उनके लिए ये सीरीज बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे तो आपको बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, प्लस बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप जान पाओगे कि कितने वीडियोज़ अपलोड किए जाते हैं। यहाँ पर सभी विषयों की मुफ्त क्लासेस प्रोवाइड कर दी जाती हैं, इसलिए आपके लिए ज़्यादा जरूरी है कि आप प्लेलिस्ट में आकर ही वीडियो को पढ़िए। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में गेस्ट ऑफ ऑनर होगा। किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर दिया जाएगा, ठीक है, या बुलाया गया गेस्ट के तौर पर। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है। देखिए क्या है ना कि जो बुक फेयर होता है बहुत सारे कंट्री में मनाया जाता है बुक फेयर को, और अबू धाबी, ठीक है, अबू धाबी में एक बुक फेयर हो रहा है, वहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर आमंत्रित किया गया हमारे भारत को। तो इतना सम्मान दिया जा रहा है, तो ये क्वेश्चन इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इतना ही नहीं दोस्तों, अबू धाबी में जो बुक फेयर हो रहा है वहाँ भी सम्मान दिया जा रहा है, और इसी तरह का एक और बुक फेयर हो रहा है जो पेरिस में हो रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पेरिस में भी एक बुक फेयर हो रहा है। ठीक है, उसमें भी गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर किसको आमंत्रित किया गया है, तो भारत को ही आमंत्रित किया गया। तो पेरिस और अबू धाबी इन दोनों ही बुक फेयर में भारत को आमंत्रित किया गया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। ठीक है, चलिए, अच्छा, बुक फेयर का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे कि वहाँ बहुत सारी बुक की प्रदर्शनी लगती है, और उसमें से जो सबसे बड़ी प्रदर्शनी लगेगी वो भारत की लगने वाली है अबू धाबी में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे है, भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज चीनी नौसेना की 70वीं वर्षगांठ समारोह में हिस्सा लेगा। तो हमारे यहाँ से 2 नौसेना को भेजा गया। ठीक है, इस बार क्या है कि चीनी नौसेना की 70वीं वर्षगांठ थी, और ये वर्षगांठ मनाई जा रही 21 अप्रैल से 26 अप्रैल तक। ठीक है, तो ये मनाई जाने वाली है। ठीक है, अभी आपकी स्टार्ट होने वाली है, तो इसको याद रखिएगा। और ये स्पेशली हो रहा है चाइना में, क्योंकि वहीं पर नौसेना की वर्षगांठ मनाई जाएगी, तो चाइना में ही मनाया जा रहा है। वहाँ पर एक पोर्ट है दोस्तों जिसका नाम है किंग दाओ पोर्ट। कौन सा नाम, याद रखिएगा, आपसे नाम भी पूछ सकता है। तो किंग दाओ पोर्ट पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, और भारत से जो है 2 नौसेना जहाज भेजे गए हैं, जिनमें से एक का नाम है आईएनएस शक्ति, याद रहेगा, आईएनएस शक्ति भेजा गया, दूसरा भेजा गया आईएनएस कोलकाता। ठीक है, आईएनएस शक्ति और आईएनएस कोलकाता, इन 2 जहाज़ों को, नौसेना जहाज़ों को भेजा गया है कहाँ पर, चीन में शामिल होने के लिए। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है, किस भारतीय को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बोडले मेडल 2019 से सम्मानित किया गया। तो बोडले मेडल किसको दिया गया दोस्तों, ये इमेज आप देखकर पहचान गए होंगे, ये फोटो है दोस्तों अमर्त्य सेन का। ठीक है, अमर्त्य सेन से आप सभी लोग वाकिफ़ होंगे, क्योंकि 1998 का नोबेल पुरस्कार जो इन्हें दिया गया था, और यह भारतीय शास्त्री है, इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस बार का बोडले मेडल जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बटा गया है, ठीक है, तो वो जो है इन्हीं को दिया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। ठीक है, आगे, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2018 कौन बनी। तो मिस वर्ल्ड से बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और बड़ा कंफ्यूजन भी होता है। ठीक है, मैं आज कई कंफ्यूजन आपको दूर करना चाहूँगा। ये जो इमेज आप देख रहे हैं दोस्तों, ये इमेज है मैक्सिको की एक है। ठीक है, याद रखिए, मैक्सिको की पहली महिला है जिनको मिस वर्ल्ड चुना गया। ठीक है, मैक्सिको तो देश जानते होंगे। ठीक है, मैक्सिको की राजधानी भी मैक्सिको सिटी ही है। ठीक है, अमेरिका के ठीक नीचे मैक्सिको पड़ता है, और इनका नाम है दोस्तों वैनेसा पोन्स याद रखिए, पोन्स प्रचार आता होगा। ठीक है, पोन्स लियोन। ठीक है, वैनेसा पोन्स डी लियोन है वैसे। ठीक है, लियोन। ठीक है, तो लियोन याद रखिएगा। तो लियोन को ये पुरस्कार दिया गया है मिस वर्ल्ड का। ठीक है, पिछले साल 2017 की अगर बात करूं दोस्तों, तो 2017 में मिस वर्ल्ड चुनी गई थी भारत से, जिनका नाम था मानुश्री छिल्लर। ठीक है, छिल्लर आपको याद होगा, मानुश्री छिल्लर। तो ये पिछले साल थी, और इस बार 2018 में भारत से पार्टिसिपेट किसने किया था, हालांकि जीता किसने, वैनेसा पोन्स लियोन ने। लेकिन यहाँ पर मैं अगर आपसे पूछूं कि 2018 में जो मिस वर्ल्ड चुनाव हो रहा था, ठीक है, इसमें भारत को रिप्रेजेंट किसने किया था, तो आप याद रखिएगा, रिप्रेजेंट किया था अनुकृति व्यास। ठीक है, अनुकृति व्यास पूरा नाम है, तो याद रखिएगा, अनुकृति व्यास ने भारत को रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, और इनको ताज कौन पहनाती, तो याद रखिए, जो पूर्व में मिस वर्ल्ड होती वही ताज पहनाती, यानी मानुश्री छिल्लर जो हैं उन्होंने ही इनको ताज पहनाया था। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा। आगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 किसे दिया गया। देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं आपसे पहले कह चुका था कि मुझे क्वेश्चन को आपको याद कराना है। ये इमेज जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये अमिताभ घोष हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है,
और इस बार का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है अमिताभ घोष को भी दिया गया है, ठीक है। अभी हाल ही में मैं आपको पढ़ाया था दोस्तों मैन बुकर पुरस्कार, ये 2 पुरस्कार बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज्ञानपीठ और मैन बुकर बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। तो मैन बुकर के बारे में मैंने आपको बताया था कि मैन बुकर पुरस्कार जो है दिया गया है एना बंस को, ठीक है। इसके अलावा अभी हाल ही में एक और मैं बताया था राजा राम मोहन राय पुरस्कार, क्योंकि वो भारत में पहली बार बट रहा है, तो पहला पुरस्कार है और ये दिया गया था एन राव को। तो ये सब याद रखिए, ठीक है। आगे सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री अवार्ड 2018 किसे दिया गया है, तो इमेज देख करके जान गए होंगे आप लोग, ठीक है। ये राजस्थान की पूर्व सीएम है, ठीक है, जिनका नाम है वसुंधरा राजे। तो मुख्यमंत्री अवार्ड 2018 जो सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री का अवार्ड है वो वसुंधरा राजे को दिया गया है। एक चीज़ और याद दिलाना चाहूँगा दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था स्कोच अवार्ड के बारे में, ठीक है, और उसमें बताया था कि स्कोच अवार्ड जो है किस मुख्यमंत्री को दिया गया है, मुख्यमंत्री ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया। तो वहाँ मैंने बताया था कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुना गया, ठीक है, स्कोच अवार्ड के रूप में, ठीक है, देने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री अवार्ड है, तो दोनों 2 बातें हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 32वां ओलंपिक खेलों का आयोजन 2020 में कहाँ होगा। पहली बात तो जो ओलंपिक होता है दोस्तों ये हर 4 साल पे होता है, ठीक है। तो आखिरी हुआ था दोस्तों 2016 में, ठीक है, और इसके बाद कब होने वाला 2020 में, फिर कब होगा 24 में, फिर कब होगा 28, 32, 34, 36 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। 2016 वाला तो आप सभी को याद होगा रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। 2020 आने वाला है, अगले साल होने वाला है, ठीक है। तो ये जापान की राजधानी है टोक्यो, ठीक है, टोक्यो पूरा तैयार है इसको कराने के लिए, याद रखिएगा। अच्छा 2024 का कहाँ होने वाला है ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो याद रखिए दोस्तों ये पेरिस में होगा, ठीक है। 20 वाला कहाँ पर होगा, टोक्यो में होगा, इसके बाद पेरिस में होगा। पेरिस कहाँ पड़ता है, फ्रांस में पड़ता है, ठीक है। और 2028 का भी डिसाइड दोस्तों ये होगा लॉस एंजल्स में, ये पड़ता है यूएसए अमेरिका। फिर से मैं याद दिला रहा हूँ 2016 जो हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, 2020 वाला इंपॉर्टेंट है जापान के टोक्यो में होने वाला है, 24 वाला फ्रांस के पेरिस में होने वाला, और 28 वाला जो है आपका ये आपका यूएसए के लॉस एंजल्स में होने वाला है, ठीक है। तो सब याद रखिएगा, गलती मत करिएगा। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, ओलंपिक देखिए अलग होता है दोस्तों, और पैरा ओलंपिक शीतकालीन ओलंपिक का नाम सुना होगा, ये 32वां था, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से इसको उल्टा कर देंगे तो 23वां, ठीक है। 23वां ओलंपिक हुआ था इस बार दोस्तों शीतकालीन ओलंपिक, ठीक है। शीतकालीन ओलंपिक अलग होता है और ओलंपिक अलग होता है, दोनों का टाइमिंग भी अलग अलग है, ठीक है। शीतकालीन ओलंपिक दोस्तों भी पिछले साल खेला गया 2018 में, ठीक है। और ये 2018 वाला कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों दक्षिण कोरिया में हुआ था, ठीक है। अब 18 4 साल बाद होगा, इसका मतलब 22 में फिर होगा। तो 22 में कहाँ पर होने वाला है शीतकालीन वाला, तो याद रखिए बीजिंग में होगा, बीजिंग पड़ता है चीन में। तो इतने प्रश्न कम से कम आप याद रखिए, ओलंपिक से पक्का आपके एग्जाम में जो हेल्प मिलेगा। आगे अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिए मनाया जाता है 12 अप्रैल को। अब बात आती है भाई क्यों मनाया जाता है 12 अप्रैल को, तो आपने नाम सुना होगा यूरी गागरिन का, ठीक है। यूरी गागरिन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जो है सैर किया था, ठीक है। तो याद रखिए, और ये इनका जो जहाज उड़ा था यहाँ से, ठीक है, वो 12 अप्रैल को उड़ा था, इसी वजह से अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है 12 तारीख को, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यूरी गागरिन कब गए थे, तो 12 अप्रैल 1961 में गए थे, ठीक है। और इसके 8 साल बाद जाके 1969 में हमारे यहाँ इसरो बना था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आगे है भारत के रक्षा वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना है, रक्षा वित्त सचिव, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पर 3 बात मैं आपको बता रहा हूँ। रक्षा वित्त सचिव एक व्यक्ति होता है, ठीक है, रक्षा सचिव अलग व्यक्ति होता है, और वित्त सचिव अलग व्यक्ति होता है। समझिए बात को, रक्षा सचिव अलग है, वित्त सचिव अलग, और रक्षा वित्त सचिव अलग। अगर मैं रक्षा सचिव की बात करूँ तो इनका नाम है दोस्तों संजय मिश्रा, ठीक है, संजय मिश्रा इनका नाम है, जो रक्षा सचिव है, ठीक है। जबकि वित्त सचिव कौन है, तभी मैं हाल ही में पढ़ाया था, सुभाष चंद्र गर्ग बनाए गए हैं आपके वित्त सचिव। और रक्षा वित्त सचिव की बात करूंगा दोस्तों तो इनका नाम है गार्गी कोल, ठीक है, क्या नाम है, गार्गी कोल। मोस्ट इंपॉर्टेंट रक्षा वित्त सचिव, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो कभी कंफ्यूज मत होएगा कि रक्षा सचिव, वित्त सचिव और रक्षा वित्त सचिव, ठीक है। चलिए आगे है, हाल ही में गूगल ने कौन सा नया क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, ठीक है। तो इस बार गूगल ने लॉन्च किया एंथोस। कौन सा प्लेटफॉर्म, एंथोस, ठीक है। और क्लाउड प्लेटफॉर्म जो होता है ये आपको स्टोरेज के लिए एक माध्यम बनाता है, ठीक है, और भी बहुत सारा काम यहाँ पर होता है। तो ये गूगल के द्वारा लाया गया एक नया फीचर है, और जल्दी आप सभी सबसे भी वाकिफ़ हो जाएंगे, ठीक है। आगे अनब्रेकेबल, ये किसकी रचना है, अनब्रेकेबल, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है दोस्तों, और ये रचना है मैरी काम की, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैरी काम के नाम से आप सभी लोग वाकिफ़ होंगे, ठीक है। तो अनब्रेकेबल इन्हीं की है। अच्छा, इनके साथ एक और याद रखिए, नरेंद्र मोदी जी की अभी रचना आई थी, ठीक है, मोदी जी ने लिखा था एग्जाम वॉरियर, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में 100% आएगा। और 2 किताब दोस्तों और एकदम हाहाकार मचाई हैं, एक है द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, पैराडॉक्सियल, ठीक है, जिसको लिखा है शशि थरूर ने, ठीक है, पैराडॉक्सियल वाला, और एक है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर,
उस पर मूवी भी आ चुका है अनुपम खेर का, उसको लिखा है संजय बारू, ठीक है। तो याद रखिए एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो है ये आपके मनमोहन सिंह जी के ऊपर है, जिसको लिखा है संजय बारू ने, और द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर ये आपके मोदी जी के ऊपर है, इसको लिखा है शशि थरूर ने, और अनब्रेकेबल, ठीक है, नाम थोड़ा सा ऐसा था इसलिए मैं इसको लेके आ गया, ठीक है। तो याद रखिए अनब्रेकेबल जो है ये आपके मैरी कॉम, ठीक है। और मोदी जी की किताब कौन सी है सबसे प्रसिद्ध, एग्जाम वॉरियर, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। आगे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2019 में कौन सा देश जो है शीर्ष पर रहा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो नया डेटा आ गया, तो सबसे पहला रैंक मिला दोस्तों फिनलैंड को। किसको मिला है, फिनलैंड को। फिनलैंड को दोस्तों झीलों का देश कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। फिनलैंड को पहला रैंक मिला है हैप्पीनेस का। तो इतनी झील है कि सब लोग जाके वहाँ क्या करेंगे, एकदम वाटर पार्क हो जाएगा वहाँ पे, समझ लिए, ठीक है, खूब मस्ती, तो सब लोग खुश हैं, ऐसे याद करके रखिए। तो हैप्पीनेस इंडेक्स कहाँ पर है, झीलों के देश में फिनलैंड को बनाया गया, ठीक है, याद रखिए हैप्पीनेस इंडेक्स में पहला नंबर है। अब आती है बात कि भारत का नंबर कौन सा है, ठीक है। तो भारत इस बार जो है थोड़ा सा खराब पोजीशन पे है, 140वां नंबर मिला दोस्तों भारत को। जबकि पिछले साल की बात करूं तो पिछले साल जो है 2018 में भारत 133वें नंबर पे था। तो इस बार इसमें जो गिरावट आई है, ठीक है, तो याद रखिए 140वां नंबर जो है भारत का आया है, ठीक है। एक चीज़ और दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। चलिए बताइए इसमें भारत की रैंकिंग क्या है, तो इसमें सुधार हुआ है। इस बार भारत की रैंकिंग है 36 और पिछले साल कितना था, 44 था, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये दो खासकर आप याद रखिए, हैप्पीनेस और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी बौद्धिक संपदा सूचकांक, दोनों एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है। आगे हाल ही में जॉर्ज फर्नांडिस का निधन हुआ, ये कौन थे जॉर्ज फर्नांडिस, भाई इनका नाम नहीं जानते आप, अगर नाम नहीं जानते तो बहुत गड़बड़ है, जान लीजिए। ये भारत के पूर्व रक्षा मंत्री थे, और आपने लड़ाई सुना होगा पाकिस्तान के साथ हमारा लड़ाई हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में, ठीक है, कारगिल का प्रसिद्ध युद्ध, ठीक है। और कारगिल के युद्ध के समय में हमारे रक्षा मंत्री कौन थे, तो यही थे, ठीक है, याद रखिए यही थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, और ये आपके रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस। तो अभी इनका निधन हो गया, तो इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखिएगा। आगे है भारतीय हरित भवन परिषद ने किस रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग प्रदान किया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप याद रखिएगा, जैसे अभी हाल ही में आपने देखा कि ISO रेटिंग मिला है किसको, गुवाहाटी को, ठीक है, सबसे बढ़िया मिला है स्वच्छ वाले में आपके जोधपुर को मिला है। तो ऐसे करके आप याद रखिए, ये है भारतीय हरित भवन परिषद ने ये सर्वेक्षण किया और इसमें गोल्ड रेटिंग दिया है किस स्टेशन को, तो याद रखिए विजयवाड़ा स्टेशन है, आंध्र प्रदेश में दोस्तों, आंध्रा में पड़ता है विजयवाड़ा, लिखा भी यहाँ पर विजयवाड़ा स्टेशन, ठीक है, रेलवे स्टेशन, इसको गोल्ड रेटिंग दिया गया, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आंध्र प्रदेश एक और बात में अभी जाना जाता है, अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि यहाँ पर रेलवे ने एक अपना नया मुख्यालय बनाया है विशाखापट्टनम में, ठीक है, जिसको हम लोग नाम देंगे क्या, साउथ कोस्ट रेलवे, ठीक है, यानी दक्षिण तटीय रेलवे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अभी आंध्र प्रदेश में अपना हाईकोर्ट भी खुला है, तो 25वां हाईकोर्ट भारत का जो है कहाँ खुला है, आंध्रा में, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा समझौता एक्सप्रेस जो है दोस्तों ये किससे जुड़ी हुई है, समझौता एक्सप्रेस, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दो तरह की ट्रेनें इस तरह से चली हैं, ठीक है, एक तो आपकी समझौता एक्सप्रेस आपने देखा होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है, एक और समझौता एक्सप्रेस आई दोस्तों, वो आप बताइएगा, आप हमें कमेंट करके कि किसके नाम पर चलाई गई, ठीक है, समझौता एक्सप्रेस, ठीक है, पुराना क्वेश्चन है बट आप ध्यान दीजिएगा। आगे किस देश की राजधानी का नाम बदल दिया गया है, ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से आपको सामने लाया था बट याद रखिए, ठीक है। अभी हाल ही में सुना था कि एक देश ने नाम बदला था, ठीक है, मैं अभी कल ही परसों में आपको पढ़ाया हूँ, तो उसमें बताया था मेसिडोनिया देश है जिसने अपना नाम बदल करके उत्तरी मेसिडोनिया रख लिया। अब मैं पूछ रहा हूँ कि कौन सा देश का राजधानी का नाम बदला गया, ठीक है, तो आपको पता होगा दोस्तों कजाकिस्तान ने काम किया, ठीक है, कजाकिस्तान ने किया क्या कि कजाकिस्तान की राजधानी थी अस्ताना, कहाँ पे थी, अस्ताना राजधानी थी, अस्ताना की राजधानी जो है बदल करके, एक्चुअली राजधानी नहीं बदला गया, राजधानी का नाम चेंज किया गया, ठीक है, नूर सुल्तान रख दिया गया। क्यों भाई नूर सुल्तान क्यों रखा गया, क्योंकि पिछले 30 साल से दोस्तों नूर सुल्तान का ही शासन चला था, 1990 के दशक से देखा जाए तो कंटिन्यू 28-30 साल से जो इन्हीं का शासन था। तो अभी हाल ही में इन्होंने इस्तीफा दिया है, इस वजह से खुशी में जो इनका नाम यहाँ पर रख दिया गया, इसका राजधानी ही बना दिया गया नूर सुल्तान को। आगे कौन सा देश सार्वजनिक परिवहन को निःशुल्क करने वाला प्रथम देश बन गया, क्या बात करें, मतलब कोई आदमी कहीं से कहीं भी आ जा सकता है, हाँ, और ऐसा करने वाला पहला देश कौन बन गया, तो लग्जमबर्ग, याद रखिएगा। और वैसे भी सबसे अमीरों का देश कहा जाता है लग्जमबर्ग, बहुत छोटी सी कंट्री है
और ठीक है, लेकिन सबसे अमीरों का देश कहा जाता है। ठीक है, आगे पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया? ठीक है, हॉकी विश्व कप का पूछ रहा है और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये खेला गया था भारत में। और भारत में कहाँ पर? तो याद रखिए भुवनेश्वर में खेला गया था। भुवनेश्वर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में, और उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में खेला गया था। ठीक है, अच्छा इसमें जीता कौन था दोस्तों? तो इसमें जीतने वाली कंट्री कौन थी? बेल्जियम थी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आगे दुनिया की सबसे बड़ी रेल कोच निर्माण इकाई का नाम क्या है? ठीक है, तो ये दोस्तों ये भी हमारे भारत में। अब सोचिए पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रेल कोच फैक्ट्री है। ठीक है, और इतना होने के बाद भी आप नहीं याद करोगे तो कैसे काम चलेगा? तो याद रखिए इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री, ये आपकी चेन्नई वाली, अरे जहाँ से ट्रेन 18 बना था भाई, ट्रेन 18। ठीक है, जिसका नाम बदल कर रख दिया गया वंदे भारत एक्सप्रेस। कहाँ तक चलती है? ये बनारस से दिल्ली तक जाती है, वो यहीं बनी थी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रेल कोच फैक्ट्री हो गई। और आज के लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना भी देना चाहूँगा आप सभी को कि किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट अगर आया ना दोस्तों, प्लीज़ इसको पूरा देखिए, उसको स्किप मत किया करिए। ठीक है, निवेदन आप सभी से। ओके, इधर क्या था, एक दिन से क्लास आपकी बंद थी और आप सभी को पता है किस वजह से मैं क्लास बंद किया हुआ था। ठीक है, लेकिन अभी आपकी क्लास कंटिन्यू हो गई। आज पूरे दिन आपका वही शेड्यूल रहेगा जो हम लोगों का चलता था। ठीक है, यानी सुबह के टाइम आपका करंट हो गया, इसके बाद दोपहर में आपका जीएस प्रैक्टिस सेट पर हो जाएगा, शाम को हम लोग हिस्ट्री की क्लास या हिस्ट्री का लेक्चर फिर से लेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री को कंटिन्यू करते हुए उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ देखते रहिए। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ यानी ITU दक्षिण एशिया में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय खोलने वाला है और किस देश में खोलने वाला है? ठीक है, दक्षिण एशिया में सोचिए अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय। तो हमारे यहाँ भी एक एसोसिएशन बना था दोस्तों, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, आपने देखा होगा, वो इंपॉर्टेंट था, गुरुग्राम में बना था। ठीक है, और ये वाला जो एजेंसी है दोस्तों, ये भी भारत में खोलने की घोषणा हो गई है। तो कहीं ना कहीं भारत अब जो है विश्व पटल पर अपने आप को सामने रख रहा है और कहीं ना कहीं बेहतर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये सब प्रश्न आप याद रखिएगा, आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है और अगर आप याद रखेंगे तो एग्ज़ाम में आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा। हाँ, और जो नए बच्चे हैं उनसे कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है सभी विषयों की क्लास दिया जाता है, तो आप आइए डिटेल में चीज़ों को पढ़िए, जुड़िए और अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, चलिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।